नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग AS19 लीज के बारे में बात करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो AS19 बात करता है लीज के बारे में। व्हाट इज लीज? लीज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर वन पार्टी ऑब्टेन राइट टू यूज एसेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट कंसिडरेशन और सीरीज ऑफ कंसिडरेशन। अब लीज दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब लीज अदर देन फाइनेंशियल लीज। तो फाइनेंशियल लीज क्या है? वेयर रिस्क एंड रिवार्ड आर ट्रांसफर टू द लेसी। फाइनेंशियल लीज को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए 5 कंडीशन है। अगर पांचों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन पास होता है तो उसको हम लोग फाइनेंशियल लीज कहते हैं। तो कौन कौन सा कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन कि ओनरशिप ऑफ एसेट ट्रांसफर हो जाता है लेसी को एट द एंड ऑफ लीज टर्म, और वो भी ऑटोमेटिक बेसिस पे। दूसरा कंडीशन कि लेसी के पास ऑप्शन होता है कि वो लीज टर्म के अंत होने में एसेट को परचेज कर ले एट वेरी लो प्राइस, और ये एक्सपेक्टेड है कि लेसी खरीद ही लेगा। तीसरा कंडीशन में कहता है कि जो भी लीज टर्म है वो मेजरली इक्वल टू होगा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट का। यानी कि अगर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट 5 साल है तो लीज टर्म भी 5 साल या 4.5 साल होगा। फिर अगला कंडीशन में कहता है, अगला कंडीशन है कि एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का हो और उसको यूज़ ना किया जा सके विदाउट मेकिंग एनी मेजर मॉडिफिकेशन। और लास्ट कंडीशन है कि जहां पर फेयर वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू परसेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस रेसिडुअल वैल्यू। एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओनरशिप जब ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिक बेसिस पे एट द एंड, उसके बाद लेसी के पास ऑप्शन होता है कि वो एसेट को खरीद सके एट वेरी लो प्राइस। अंत में जब लीज टर्म इज मेजरली इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, जब एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, और जब फेयर वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू परसेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल प्लस रेसिडुअल वैल्यू। तो ये बेसिक ओवरव्यू मिला। अब हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज और इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज। तो हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग लीज से। ऑपरेटिंग लीज में हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना लेसी एंट्री मारेगा ना लेसर एंट्री मारेगा। अब जब लीज रेंटल का पेमेंट होगा तो लेसर के पास पेमेंट आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल, और लेसी के पास से लीज रेंटल जाएगा तो लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये लोग पीएनएल में चार्ज करेगा अपना एक्सपेंस और इनकम। तो लेसर का ये इनकम है तो वो चार्ज करेगा लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और लेसी के लिए ये एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा लेसर। क्यों? तो हम लोगों को मालूम है कि ऑपरेटिंग लीज एक किराए की तरह है। तो अगर किराए की तरह है तो लेसर अपना जो एसेट है वो किराए पे दिया होगा, ट्रांसफ़र तो नहीं कर दिया ना, तो उसी के पास ओनरशिप है तो वही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। इसीलिए वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब लेसी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करने वाला है, और ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है लेसर, इसको भी ये पीएनएल में बाद में ट्रांसफ़र कर देगा। अब फाइनेंशियल लीज के केस में जर्नल एंट्री क्या होगा, चलिए देखते हैं। जब लेसर एसेट देता है तो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब सिंस लेसर एसेट दिया है तो लेसी एसेट लिया होगा, तो एसेट आया है तो एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अब हम लोग यहाँ पर लीज रिसीवेबल के जगह में लेसी लिख सकते हैं और लीज लाइबिलिटी की जगह में लेसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम हुआ तो लेसर को अगर इनकम हुआ तो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। अब लेसर को इनकम हुआ इंटरेस्ट का तो लेसी का यही फाइनेंस चार्ज होगा, तो वो रिकॉर्ड करेगा फाइनेंस चार्ज डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अब लेसर कलेक्शन करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल, और लेसी पेमेंट करेगा तो लीज लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक। डेप्रिसिएशन यहाँ पर लेसर चार्ज नहीं करता है, लेसी चार्ज करता है, क्योंकि फाइनेंस लीज में हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि एसेट को हम लोग अल्टीमेटली ट्रांसफ़र ही कर देंगे, इसीलिए लेसी यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन लीज। अब इसके पास जो भी इनकम और खर्चा हुआ है उसको ये पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो लेसर के पास इनकम हुआ है तो फाइनेंस इनकम डेबिट टू पीएनएल, और लेसी के पास एक्सपेंस हुआ है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज टू डेप्रिसिएशन। इसके बाद फाइनेंस लीज में लेसर कैलकुलेट करता है आईआरआर, लीज रेंटल और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जबकि लेसी इक्वेट करता है एसेट का वैल्यू को। अब याद रखने वाली बात है कि हम लोग यहाँ पर लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेते हैं। तो कब लेते हैं? जब भी हम लोग आईआरआर, लीज रेंटल और अनअर्न फाइनेंस इनकम निकालते हैं तो उस समय हम लोग लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम लोग एसेट का कैलकुलेशन करते हैं
तो वहाँ पर बस हम लोग कंसिडर करते हैं लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये क्यों? तो इसके लिए आपको गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को समझना पड़ेगा। जब लेज़र लीज़ पे देता है एसेट को, तो वो पहले से ही समझ जाता है कि जब लीज़ टर्म ख़त्म होगा तो कितना रेसिडुअल वैल्यू बचा रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 लाख रेसिडुअल वैल्यू है, लेकिन लेसी बोल रहा है कि हम बस 60,000 ही तुमको देंगे रेसिडुअल वैल्यू, तो 60,000 जो वो दे रहा है वो गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है। अब और अनगारंटीड कौन सा है? 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 अनगारंटीड है। तो जो लेसर के लिए तो दोनों रेसिडुअल वैल्यू इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेसी के लिए बस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनगारंटीड के लिए वो ठेका तो लेके नहीं रखा है, वो बस गारंटीड के लिए लायबल है। इसीलिए जब लेसी कैलकुलेशन करता है एसेट का, तो वो लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को लेता है, जबकि लेसर जब कैलकुलेट करता है तो वो लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को भी कंसिडर करता है, क्योंकि लेसर यही सोचता है कि बाय चांस अगर लेसी नहीं भी लेगा तो रेसिडुअल वैल्यू पे किसी और को तो बेच ही सकते हैं ना। तो कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर और लीज रेंटल और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हम लोग क्वेश्चन आंसर का वीडियो में देखेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सेल एंड लीज बैक का। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एसेट को बेचते हैं और फिर वापस इसको लीज़ पे ले लेते हैं, यानी अपना ही एसेट है, पहले बेचे हैं और फिर लीज़ पे ले लिए हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि मेरे को पैसा की ज़रूरत हो, इसीलिए मैंने उसको बेचा और वापस से लीज़ पे ले लिया। तो वेन एवर एसेट्स आर सोल्ड एंड टेकन बैक ऑन लीज, दीज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड सेल एंड लीज बैक। दीज आर जनरली अंडरटेकन टू फंड और जनरेट लिक्विडिटी फॉर एंटिटी। अब सेल एंड लीज बैक दो तरह का होता है, सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक एंड सेल एंड फाइनेंसिंग लीज बैक। अब जो सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और सेल प्रोसीड्स आइडेंटिफाई करना है। जब भी हम लोग सेल एंड लीज बैक करेंगे तो कुछ एसेट देंगे और उसको वापस से लीज बैक लेंगे, तो उस एसेट का फेयर वैल्यू और सेल प्रोसीड्स आपको आइडेंटिफाई करना है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में देखना है कि सेल प्रोसीड्स और फेयर वैल्यू में कौन बड़ा है। अगर सेल प्रोसीड्स बड़ा है फेयर वैल्यू से, तो जो एक्सेस प्रोसीड है उसको डेफर्ड गेन मान लेंगे। अगर सेल प्रोसीड छोटा है फेयर वैल्यू से, तो एक्सेस फेयर वैल्यू जो है उसको डेफर्ड लॉस मान लेंगे। लेकिन हाँ, तभी डेफर्ड लॉस मानेंगे जब लीज रेंटल रिड्यूस हो गया हो, यानी कि पहला कंडीशन की फेयर वैल्यू भी ज़्यादा है, सेल प्रोसीड्स कम है, और दूसरा कंडीशन कि लीज रेंटल रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम लोग डेफर्ड लॉस मान लेते हैं और डेफर्ड लॉस रिकॉर्ड करते हैं, वरना कोई भी डेफर्ड लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा एग्जाम में यही एज्यूम करेंगे कि लीज रेंटल रिड्यूस हुआ है। अब जो भी बाकी बचा बैलेंस प्रॉफिट और लॉस आता है तो उसको पीएनएल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या क्या हुआ सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक में? हम लोग सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट निकाले। अब अगर सेल प्रोसीड इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, तो जो एक्सेस प्रोसीड है उसको डेफर्ड गेन मान करके रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर सेल प्रोसीड्स छोटा है फेयर वैल्यू से, तो जो एक्सेस फेयर वैल्यू है उसको डेफर्ड लॉस मान लेंगे। डेफर्ड लॉस तभी मानते हैं जब हम लोग का लीज रेंटल रिड्यूस होता है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग हमेशा सोचेंगे कि रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद अगर कोई बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बचता है तो उसको पीएनएल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब सेल एंड फाइनेंसिंग लीज बैक, इस केस में जो भी प्रॉफिट और लॉस सेल पे हम लोग होता है उसको हम लोग डेफर कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग क्वेश्चन आंसर वीडियो में करेंगे। एक ही तरह का सॉल्यूशन आता है और वो भी कभी कभी ही आता है एग्ज़ाम में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।